गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम प्रश्नावली 16.1 के प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7 में हमें दे रखा है कि 6 मीटर भुजा के वर्गाकार कमरे के फर्श में 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। कमरे की ऊंचाई याद करो। देखिए, वह कह रहा है कि जो फर्श है वो वर्गाकार है, फर्श वर्गाकार है, ठीक है। तो हम पहले बना लेते हैं एक कमरे का फर्श। ये देखिए, यह एक कमरे का फर्श हो गया। अब अगर इसको माने ये वर्गाकार, तो यानी कि जो इसकी लंबाई और जो चौड़ाई है वो बिल्कुल बराबर होगी, लेकिन अब उसकी ऊंचाई अलग अलग हो सकती है। लंबाई और चौड़ाई यानी हमें प्राप्त हो गई। कमरे की लंबाई कितनी है? 6 मीटर। चौड़ाई भी कितनी है? 6 मीटर। ऊंचाई हमें ज्ञात नहीं है और ऊंचाई वह हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है, लेकिन वह यह जरूर हमें कह रहा है कि जो ये वर्गाकार फर्श का कमरा है ना, उस कमरे में 180 घन मीटर हवा भरी जा रही है। देखिए, ये आ रहा है घन मीटर, हवा भरी जा रही है, यानी कोई चीज को कमरे के अंदर भरा जा रहा है। यानी कि हमें क्या निकालना होगा? कमरे का क्षेत्रफल या कमरे का आयतन। हमें कमरे का आयतन निकालना होगा, क्योंकि जब भी हम किसी कमरे के अंदर भरते हैं कोई चीज, तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें वर्क करती हैं, यानी हमें उसका आयतन ज्ञात करना होता है। एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब हमें उसकी दीवारों के क्षेत्रफल से, उसके फर्श के क्षेत्रफल से मतलब होता है, लेकिन यहाँ हमें क्षेत्रफल से मतलब नहीं है। हमें कमरे के अंदर कोई भी चीज को भरना है तो हमें उस कमरे का आयतन ज्ञात करना होगा, क्योंकि यह कमरा का आयतन ज्ञात करना है तो हम इस कमरे को एक घनाभ मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो कमरे की लंबाई और चौड़ाई तो एक सी है, लेकिन ऊंचाई अलग है, तो हम इसे घनाभ की तरह ही मानेंगे। क्योंकि यदि हम इस कमरे को घन लेंगे तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई पूछ रहा है, हमें पता नहीं है ऊंचाई बराबर है लंबाई चौड़ाई के या नहीं, तो इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि यह जो दिया गया कमरा है वह घन की आकृति का है। इसलिए हम इस कमरे को घनाभ की आकृति का मानकर चलेंगे। और क्योंकि हमें इस कमरे का आयतन दे रखा है, तो हम यहाँ पे घनाभ के आयतन का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे हमें कमरे का आयतन दे रखा है 180 घन मीटर या मीटर क्यूब। तो कमरे को घनाभ मानते हुए हम घनाभ के आयतन का सूत्र लगाएंगे। घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन हमें क्या दिया गया है? 180 मीटर क्यूब। तो मैं घनाभ के आयतन के नीचे लिख दूंगी 180, बराबर की जगह बराबर। लंबाई हमें दी गई है 6 मीटर, तो लंबाई की जगह लिखा 6 गुणा चौड़ाई हमें दी गई है 6 मीटर, तो चौड़ाई की जगह लिखा 6, और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है तो हमें इसका मान नहीं पता, ऊंचाई की जगह हमने रख दिया h। अब हम क्या करेंगे? देखिए, 180 के साथ ना जोड़ सकते हैं, ना बाकी कर सकते हैं, ना गुणा ना भाग, तो 180 को ऐसा का ऐसा उतार दिया बराबर। अब देखिए, यहाँ तो गुणा हो रहा है ना, तो 6 को 6 से गुणा करा 36, और 36 को h से गुणा करा तो हम जानते हैं एक चर और अचर गुणा नहीं हो सकते, तो हम यहाँ लिखेंगे 36h। अब क्योंकि हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है तो इस h को अकेला करना होगा और 36 का पक्षांतरण करना होगा। तो चलिए, 36 क्योंकि गुणा हो रहा है तो यह पक्षांतरण के पास चला जाएगा बटे में। चलिए अब काटते हैं। देखिए, 18 एकम 18 और 0 ऐसे कैसे, और 18 दूनी 36। 18 का भाग मैंने अंश में भी दिया और हर में दिया, तो 18 एकम 18, 1 0 ऐसा कैसे, और 18 दूनी 36। अब 2 का भाग 10 में चला जाएगा, 2 पंजे 10। यहाँ हमें आ गई h का मान 5 मीटर, यानी कि ऊंचाई हमारे पास 5 मीटर प्राप्त हो गई। बड़ा इजी सवाल था ना, आपको एक बार में ही समझ में आ गया होगा, लेकिन बस आपको इन सूत्रों को याद होना चाहिए, इतना अच्छे से याद होना चाहिए कि आप जैसे ही सवाल को पढ़े और किसी घन या घनाभ के क्षेत्रफल, आयतन या विकर्ण की लंबाई के बारे में बात हो तो आपके दिमाग में एकदम से सूत्र क्लिक होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 8।
इसमें हमें दिया गया है कि एक 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनानी है। और उस दीवार को बनाने के लिए 22 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 17 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। देखिए, एक दीवार बनानी है और उस दीवार को हमें ईंटों से बनाना है, तो हमें दीवार के चारों तरफ पुताई थोड़ी ना करनी है या कोई पेंट नहीं करना, हमें दीवार को बनाना है। यानी जितनी चौड़ी दीवार बनानी होगी उतनी ही ज़्यादा ईंटों की आवश्यकता होगी, यानी उस दीवार को हमें ईंटों से भरना है। तो यहाँ पे आयतन का सूत्र लगेगा। इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए। जब चारों दीवारों की बात होती है, यानी बाहर की बात होती है, तब हम क्षेत्रफल लेते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं, उसके अंदर भरते हैं, तब आयतन की बात होती है। तो हमें इस दीवार का आयतन ज्ञात करना होगा, उसके बाद इन ईंटों का आयतन ज्ञात करना होगा, और फिर हम दीवार के आयतन में ईंटों के आयतन का भाग देके कितनी ईंटें चाहिए उनका मान ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए, दीवार की लंबाई ये हमें दे रखी है 44 मीटर। अब आप एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ जो ईंटें हैं उनकी जो इकाई है वह सेंटीमीटर में है, और यहाँ जो दीवार है उसकी लंबाई और ऊंचाई तो मीटर में है, चौड़ाई सेंटीमीटर में है। क्या कभी सेकंड में मिनट जोड़ सकते हैं? क्या कभी मीटर में सेंटीमीटर जोड़ सकते हैं? नहीं। इसलिए आप कभी भी सवाल को हल करेंगे तो जितनी भी राशियां आपके पास है, जितनी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के मान आपके पास है, उन सब की इकाई एक से होनी चाहिए। यानी सभी मीटर में तो सारी ही मीटर को मान होने चाहिए, और यदि 1 सेंटीमीटर में तो सभी सेंटीमीटर में होना चाहिए। नहीं है तो क्या होगा, चेंज कर लो। देखिए, यह लंबाई है 44 मीटर, और हम जानते हैं 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो 44 मीटर में कितना हो जाएगा? 4400 सेंटीमीटर। ये हो गई लंबाई। इसी तरीके से चौड़ाई देखिए, चौड़ाई हमें दे रखी है 1.5 मीटर। अब हमें सेंटीमीटर में निकालना है, तो जब हम 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। आप गुणा करके देखना। अब हमें चाहिए ऊंचाई। ऊंचाई तो हमें ऑलरेडी ही सेंटीमीटर में दे रखी है, तो ऊंचाई हो जाएगी 85 सेंटीमीटर। यह तो हो गई दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जिसकी इकाई हमें सेंटीमीटर में दी गई है। अब हम ईंट की बात करते हैं। ईंट की लंबाई है 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई ये हमने ली 17 सेंटीमीटर। दीवार का आयतन, दीवार का आयतन, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्योंकि यह दीवार एक घनाभ की आकृति है। घनाभ की आकृति इसलिए क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है, अतः एक दीवार एक घनाभ की आकृति की होगी। तो लंबाई इसकी दे रखी है 4400, चौड़ाई इसकी दे रखी है 150 और ऊंचाई इसकी दे रखी है 85। इसी तरीके से हम जो ईंट है उसका आयतन निकालते हैं। ठीक है, ईंट का आयतन सूत्र, ईंट भी एक घनाभ की आकृति की होती है, आप जानती ही हैं। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई वाला सूत्र लगेगा और हमें प्राप्त होगा, लंबाई की जगह रखेंगे हम 22 गुणा चौड़ाई की जगह 10 और ऊंचाई की जगह 17। हमें कितनी ईंटें चाहिए, उन ईंट की संख्या ज्ञात करनी है, कितनी ईंट की आवश्यकता है। तो ईंट की संख्या ज्ञात करने के लिए हम दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग दे देंगे। दीवार का आयतन है 4400 गुणा 150 गुणा 85 और ईंट का आयतन है 22 गुणा 10 गुणा 17। चलिए अब काटते हैं। ये देखिए, 1 0 से 1 0 कट गई,
यहाँ देखिए 22 एकम 22 और 22 दूनी 44, तो हमें प्राप्त हो गया 200। यहाँ देखो 17 एकम 17 और 17 पंजे 85, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हर में तो हमें सब जगह एक एक प्राप्त हो गया, अंश में हमारे पास मिला 200 गुणा 15 गुणा 5। जब हम इन सबको गुणा कर देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 15,000 ईंट। बहुत सारा सवाल है, बिल्कुल अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा मैं आशा करती हूँ। और आप इसको सूत्र को याद रखो, जब भी दीवार का आयतन दे रखा है, ईंटों का आयतन दे रखा है, या दीवार का माप दे रखा है, ईंटों का माप दे रखा है, तो आपको आयतन निकालना होगा। दीवार का आयतन निकालिए, ईंट का आयतन निकालिए और दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग दे दीजिए, आपको ईंटों की संख्या मिल जाएगी। अब बच्चों हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर, जो कि एक बहुत सरल सवाल है लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल है। क्योंकि सीधे सवाल होते हैं ना, वो एग्जाम में आने के चांस अधिक होते हैं, और यह एक बहुत सीधा सवाल है जो कि कई प्रश्न होते हैं जो बड़े होते हैं, उसके अंदर ऐसे प्रश्न छिपे होते हैं। इसको आप अच्छे से समझोगे तो आपको आगे के लिए फायदा होगा। एक घन का आयतन हमें दे रखा है 512 घन मीटर। दिया क्या गया है? घन का आयतन कितना दे रखा है? 512 घन मीटर, ये हमें दिया गया है। अब हम लगाएंगे घन के आयतन का सूत्र। देखिए कुछ नहीं कर सकते, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया गया, केवल घन का आयतन दिया गया है। तो हम देखो यहाँ पे ना जोड़ सकते हैं, ना गुणा कर सकते हैं, ना बाकी कर सकते हैं, ना भाग कर सकते हैं। यहाँ हम घन के आयतन का सूत्र लगा सकते हैं, और घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा Q। ठीक है, यही होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो हमने घन के आयतन के नीचे तो सूत्र लगाया, अब यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, तो इस मान को ऐसा का ऐसा उतार दिया। अब क्या करें? अब हमें निकालनी है भुजा। तब यहाँ पे हमें दे रखा है भुजा की घात 3, तो भुजा की घात 3 में से ये घात 3 को हमने हटाना होगा और भुजा को अकेला करना होगा। अब जैसे कि यहाँ पे वर्ग लगा होता है, तो हमको यदि भुजा निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? वर्गमूल करते हैं ना। इसी तरीके से क्योंकि यहाँ पे भुजा पे घन लगा हुआ है और हमें इस घन को हटाना है, तो हम दोनों पक्षों में, देखिए याद रखिए जो भी करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे। दोनों पक्षों में घनमूल करने पर, घनमूल देखिए वर्गमूल की घात होती है 1/2, उसी तरीके से घनमूल की घात होती है 1/3। घनमूल करना है दोनों पक्षों में, तो आपको क्या करना है? दोनों पक्षों में घात 1/3 लगानी है। तो चलिए लगाते हैं। यहाँ इस पक्ष में हमें दिया गया है भुजा की घात 3, और हमें घनमूल करना है तो हमने घात लगा दी 1/3। इसी तरीके से 512 पे तो कोई घात ही नहीं है, लेकिन क्योंकि इधर घनमूल किया है तो इधर भी घनमूल करना होगा और घात लगानी होगी 1/3। अब देखिए यहाँ घात 3 से यह हर वाली घात 3 कट गई और हमें यहाँ मिल गया केवल भुजा, और यहाँ पे हमें निकालना है 512 का घनमूल। तो मैं इसी पेज पे आपको रफली करके बताती हूँ कि आप 512 का घनमूल किस तरीके से निकाल सकते हैं। आपको 512 का गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करना मैं आपको कई सवालों में सिखा चुकी हूँ, क्योंकि इस संख्या का जो इकाई अंक है वह सम संख्या है, इसलिए हम इसमें 2 का भाग देंगे। देखिए 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, पूरा भाग जाना चाहिए। फिर अगेन 2 का भाग जा सकता है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर सम संख्या है इकाई अंक, तो फिर 2 का भाग जा सकता है, 2 छिके 12, 2 चौकू 8। फिर इकाई अंक सम संख्या है तो फिर 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर इकाई अंक 2 है जो कि एक सम संख्या है, तो फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 छिके 12। फिर 16 में तो 2 का भाग जाता ही है, 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2। ठीक है, अब क्योंकि हमको घनमूल करना है तो आपको 3 के जोड़े बनाने होंगे। तो ये हो गया एक जोड़ा 3 का, ठीक है, और यह हो गया एक जोड़ा, और इस तरीके से हमें 3 जोड़े प्राप्त हो रहे हैं। तो
हर जोड़े में से एक अंक हम ले लेंगे। जैसे इस जोड़े में से 1 2 ले लिया, अब इस जोड़े में कौन है, 2 का जोड़ा है तो 1 2 ले लिया, और इस जोड़े में से भी 1 2 ले लिया। इस तरीके से हम घनमूल निकालते हैं। अगर वर्गमूल निकालना हो तो 2 2 के जोड़े बना लेंगे। तो हमारे पास भुजा हमें प्राप्त हो गई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इकाई हमें दे रखी है मीटर में, तो हम यहाँ भुजा की जगह रखेंगे 8 मीटर। है ना सरल सवाल? थैंक यू।